हेलो एवरीवन, एम आई विजिबल एंड ऑडिबल टू ऑल? सभी को विजिबल ऑडिबल हूँ? एक बार सभी लोग मुझे कमेंट करके बता देंगे कि हाँ जी निमिषा मैम आप विजिबल भी हो और ऑडिबल भी हो। चलिए ग्रेट। सो आज का सेशन एम आई विजिबल एंड ऑडिबल टू ऑल? हाँ जी, चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एक छोटी सी प्रेयर के साथ आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, please help me stay focused. Please help me learn and understand better. Please help me stay away from all the distractions. Please help me maintain a very positive attitude. 30 seconds के लिए सभी लोग अपने मन में सोचेंगे जो आप जिंदगी में चाहते हैं। Please think about it for 30 seconds. Repeat this line with me. Dear God, dear universe, please help each and every one of us get what we want in life. चलिए स्टार्ट करें। मैं एक बार टेलीग्राम पे मैसेज डाल देती हूँ। कुछ बच्चे कह रहे हैं मैसेज नहीं गया है क्लास पे। एक सेकंड में चेक कर लेती हूँ। ठीक है, स्टार्ट करें। आज मैं आप लोगों को थोड़ी सी एनर्जी कम लगेगी मेरे अंदर, हो सकता है क्योंकि मेरे ना पता नहीं क्या हुआ है, माउथ के अंदर ना बहुत सारे छाले हो गए, सोर्स हो गए। तो हो सकता है आप लोगों को थोड़ी सी एनर्जी कम लगे, बट आई विल मेक श्योर कि आपको कहीं कोई डिफरेंस ना लगे। हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो हम समरी बेस्ड क्वेश्चंस हम आज के सेशन में करेंगे। तो बेसिकली करना क्या है, सभी को दिख रहा है? तो आप लोगों को एक पैराग्राफ दिया गया है। आपको क्या करना है, आपको उस पैराग्राफ को पढ़ के समरी बतानी है कि उस पैराग्राफ की समरी क्या होगी, है ना? तो हमने कुछ क्वेश्चंस अपनी पिछली क्लास में करे थे, आप लोगों को याद होगा। यहां तक हमने अपनी पिछली क्लास में कर लिया था। अब इसके बाद हम अगले सेट ऑफ क्वेश्चंस पे आ रहे हैं, समरी बेस्ड क्वेश्चंस के पे। एंड दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। दिख रहा है सभी को? तो आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, आपको बताना है कि इस पैराग्राफ से इनमें से कौन सी बात है जो आपको सही लग रही है, कौन सा स्टेटमेंट है जो इस पूरे पैराग्राफ को समराइज कर रहा है या एक्सप्लेन कर रहा है। पहला क्वेश्चन है, साथ में करेंगे, ठीक है? इसके बाद आगे वाले क्वेश्चंस के लिए मैं आप लोगों को टाइम दूंगी करने के लिए। चलिए, तो सबसे पहला स्टेप क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट स्टेप है रीडिंग। आज शॉर्ट पैसेज है, तो शॉर्ट पैसेज में हम हमेशा रीडिंग करते हैं, कभी भी हम स्किमिंग नहीं करते शॉर्ट पैसेज में। चलिए रीडिंग करते हैं। फेसिज्म क्या होता है, ऑथर ने वो एक्सप्लेन किया है। फेसिज्म जो है गवर्नमेंट की फिलॉसफी है। गवर्नमेंट की फिलॉसफी क्या होती है? जो चीज आप सोचते हो जिसके हिसाब से आप काम करते हो। तो गवर्नमेंट को क्या लगता है, गवर्नमेंट की फिलॉसफी क्या है, गवर्नमेंट की सोच क्या है? गवर्नमेंट की सोच है जो स्ट्रेस करती है प्राइमेसी। प्राइमेसी मीन्स मेन, कि मेन है और ग्लोरी और जो रिस्पेक्ट है उस स्टेट का, उस पर फोकस करती है। स्टेट का मतलब यहाँ पे स्टेट नहीं है, स्टेट का मतलब यहाँ पे क्या है? कंट्री। अनक्वेश्चनिंग, कोई भी क्वेश्चन नहीं होता। ओबीडियंस टू इट्स लीडर, मतलब फेसिज्म क्या कहता है? फेसिज्म कहता है कि जो भी लीडर होगा उसको ओबे करना होगा, उसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठना चाहिए, मतलब लीडर की हर बात मान जानी चाहिए। सबॉर्डिनेशन ऑफ द इंडिविजुअल विल टू द स्टेट्स अथॉरिटी, कोई भी इंसान अगर कुछ भी सोचता है, विल का मीनिंग क्या है? सोचना। तो कोई भी इंसान अगर कुछ भी सोचता है तो उसको सबॉर्डिनेट करना पड़ेगा। सबॉर्डिनेट मीन्स नीचे रखना पड़ेगा। स्टेट की अथॉरिटी सबसे ऊपर है, स्टेट का लीडर सबसे ऊपर है। स्टेट का मतलब कंट्री है यहाँ पे, तो कंट्री का लीडर सबसे ऊपर है, कंट्री की अथॉरिटी सबसे ऊपर है। कोई भी इंसान है, उसके जो भी इच्छा है वो उसके नीचे है, मतलब लीडर को ओबे करना ही करना पड़ेगा। जैसा लीडर ने बोला वैसा होना ही होना चाहिए। एंड हार्श सप्रेशन, हार्श मीन्स बहुत ही क्रूअल,
सप्रेशन मीन्स दबाना, डिसेंट। और अगर कोई भी लीडर के खिलाफ है, डिसेंट का मीनिंग क्या है, कोई भी लीडर से अगर डिसअग्री करता है तो उसको क्या कर दिया जाएगा, बहुत ही क्रूर तरीके से दबा दिया जाएगा। इसको क्या बोला गया, फेसिज्म बोला गया। चलो, मार्शल वर्च्यूज आर सेलिब्रेटेड, किसी के अंदर मार्शल वर्च्यूज का मीनिंग क्या होता है, अच्छाई। मार्शल वर्ड का मीनिंग क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने मार्शल आर्ट्स देखा होगा, तो मार्शल मीन्स लड़ाई से रिलेटेड। तो लड़ाई की जो क्वालिटीज है, लड़ने वाली जो क्वालिटीज है, वॉर में जो पार्टिसिपेशन है उसको सेलिब्रेट किया जाता है। वॉर हो रही है, उसके अंदर पार्टिसिपेशन लोग कर रहे हैं, उस चीज को खुशी मनाई जाती है। वाइल लिबरल, लिबरल मीन्स फ्रीडम, कि हम फ्री हैं। या डेमोक्रेटिक वैल्यूज, डेमोक्रेसी मीन्स लोगों के हिसाब से जो रूल होता है उनको डिस्पैरेज किया जाता है, उनको डिसरिस्पेक्ट किया जाता है। मतलब वॉर को सेलिब्रेट करते हैं वो लोग और डेमोक्रेसी को, फ्रीडम को डिसरिस्पेक्ट करते हैं। फेसिज्म कब बढ़ा था, फेसिज्म इंक्रीज हुआ था 1920s के दौरान और 30s के दौरान। क्यों फेसिज्म आया था, पार्टली थोड़ा बहुत क्या कारण था, थोड़ा बहुत कारण था कि लोग डर रहे थे। लोग डर रहे थे कि जो वर्किंग क्लास है उसकी पावर बढ़ जाएगी, तो जितने भी लोग हैं जो काम कर रहे हैं, जिनके पास पैसा आ रहा है, उनकी पावर बढ़ जाएगी। इसलिए फेसिज्म उठा, जहां पे लीडर को सारी की सारी पावर दे दी गई। इट डिफर्ड फ्रॉम कंटेम्पररी कम्युनिज्म। कंटेम्पररी का मतलब क्या होता है, मॉडर्न, आज का। कम्युनिज्म का मतलब क्या होता है, कम्युनिज्म भी एक तरह का वे है लीड करने का, वे है रूल करने का। एक रूल है फेसिज्म, एक रूल है कम्युनिज्म। तो नए कम्युनिज्म से अलग है, जैसा कि जोसेफ स्टालिन के अंदर प्रैक्टिस किया जाता है। कैसे, बाय इट्स प्रोटेक्शन ऑफ बिजनेस। कम्युनिज्म में क्या होता है, कम्युनिज्म में बिजनेस को प्रोटेक्ट किया जाता है। लैंड ओनिंग एलाइट्स, एलाइट्स का मीनिंग क्या होता है, हाई क्लास लोग। लैंड ओनिंग का मतलब क्या है, जिनके पास लैंड है। तो जिनके पास लैंड है उन लोगों को क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। एंड इट्स प्रिजर्वेशन ऑफ क्लास सिस्टम्स, और जो क्लास सिस्टम्स हैं, ये वाली क्लास के लोग, उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, मतलब लोगों को बांटा जाता है। अब ये इट्स किसके लिए यूज हुआ है, ये ऑथर ने क्लियर नहीं किया कि ये जो इट्स है ये कम्युनिज्म के लिए यूज किया है या फेसिज्म के लिए यूज किया है। ऐसा ऑथर ने क्लियर नहीं किया इस पैसेज में। पहले मुझे बताओ पैसेज समझ में आया? तो पूरे पैसेज में क्या है कि फेसिज्म क्या है, फेसिज्म है जहां पे स्टेट का लीडर सबसे ऊपर है। फेसिज्म क्या है, जहां पे कोई भी लीडर के खिलाफ होगा उसको दबा दिया जाएगा, जहां पे इंसान की इच्छा नहीं मैटर करती, जहां पे क्या होता है, फ्रीडम और डेमोक्रेसी को डिसरिस्पेक्ट किया जाता है, वॉर को क्या किया जाता है, वॉर को सेलिब्रेट किया जाता है। चलो, अब हमें बताना है कि इनमें से कौन बिल्कुल सही तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है, कौन बिल्कुल सही कह रहा है। चलो, फेसिज्म इज अबाउट द ग्लोरी ऑफ द स्टेट। फेसिज्म किसको लेके है, स्टेट के रिस्पेक्ट को लेके है। क्या फेसिज्म कंट्री के रिस्पेक्ट को लेके है? ये एक पार्ट है उसका कि चलो स्टेट की ग्लोरी है, लेकिन फेसिज्म क्या है, फेसिज्म है जहां पे लीडर को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, डिसेंट को दबाया जाता है, इंडिविजुअल विल को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। तो ये करेक्टली समराइज नहीं कर रहा, ये सिर्फ एक हिस्सा है। चलो, फेसिज्म जो है डेमोक्रेटिक वैल्यूज का ऑपोजिट है। चलो, ये बात तो ऑथर ने बोली कि फेसिज्म क्या है, डेमोक्रेसी का उल्टा है। डेमोक्रेसी में लोगों के हिसाब से बात की जाती है, लेकिन फेसिज्म में डेमोक्रेसी का ऑपोजिट है। तो ये हमें थोड़ा बहुत लग रहा है, तो मैंने एक छोटा सा टिक लगाया है यहाँ पे। फेसिज्म उठा था 1920s और 1930s में। ये तो एक फैक्ट है पैसेज का, पैसेज की समरी नहीं है। ये एक पैसेज का हिस्सा है, लेकिन पैसेज की समरी नहीं है कि फेसिज्म जो है उठा। समरी का मतलब क्या है, जो मेन आइडिया बताते, जो ओवरऑल पैसेज को बताते। तो ये भी नहीं हो सकता। हर स्टेट फेसिस्ट है, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ ऑथर ने कि हर स्टेट फेसिस्ट है, तो ये भी नहीं हो सकता। फेसिज्म जो है एक फिलॉसफी ऑफ गवर्नेंस है, एक तरीका है गवर्न करने का, विच इज डिपेंडेंट ऑन, जो किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट है, जो डिपेंडेंट है मार्शल वैल्यूज को लेके। मार्शल वैल्यूज का मतलब क्या होता है, मार्शल वैल्यूज का मतलब होता है जहां पे क्या करना है, जहां पे लड़ना है। अब ये भी सही है। अब दो सही लग रहे हैं,
एक तो बी सही लग रहा है और एक ई सही लग रहा है। इन दोनों में मुझे वो आइडेंटिफाई करना है कि एग्जैक्टली पैसेज किस बारे में। चलो पहले तो मुझे ये बताओ, पैसेज क्या इस बारे में है कि फेसिज्म डेमोक्रेसी से अलग कैसे है, या पैसेज इस बारे में है कि फेसिज्म क्या है? आप लोग मुझे खुद से आंसर दे दोगे, खुद आंसर निकल जाएगा। पैसेज इस बारे में है कि फेसिज्म डेमोक्रेसी का उल्टा है, या पैसेज इस बारे में है कि फेसिज्म ओवरऑल क्या है? तो पैसेज इस बारे में है कि फेसिज्म ओवरऑल क्या है। तो फेसिज्म क्या है? फेसिज्म एक फिलॉसफी है। फेसिज्म क्या है? फेसिज्म एक गवर्नेंस की, गवर्न करने की, लोगों को रूल करने की फिलॉसफी है, जो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? मार्शल वैल्यूज। मार्शल वैल्यूज क्या होती है? मार्शल वैल्यूज होती है जहां पे कोई डोमिनेट करता है, जहां पे वॉर की जाती है, जहां पे लोगों को सप्रेस किया जाता है, वो सारी की सारी चीजें मार्शल वैल्यूज में आ जाती है। तो आंसर इज व्हाट? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हमेशा मोर अप्रोप्रिएट वाला आंसर मार्क करना होगा। हमेशा आपको कभी 2 आंसर्स लगेंगे, कभी 3 आंसर्स लगेंगे, कभी 4 आंसर्स लगेंगे। अगर मैं इसको सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ती तो बहुत सारे बच्चों को ए आंसर लग रहा होगा, बहुत सारे बच्चों को बी आंसर लग रहा होगा, बहुत सारे बच्चों को सी आंसर लग रहा होगा, और बहुत सारे बच्चों को ई आंसर लग रहा होगा। ये चारों के चारों पैसेज से थे, ये चारों के चारों पैसेज से डिराइव्ड थे, चारों बातें पैसेज में लिखी हुई थी। लेकिन इन चारों में भी आंसर एक ही था, और वो आंसर कौन था? जो पैसेज को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा था, करेक्टली समराइज कर रहा था। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन आपको खुद से करना है, आपके पास 1 मिनट का टाइम है। मैम ईश्वी रो रही है, एक्चुअली ना परसों ईश्वी की वैक्सीनेशन हुई थी, तो इस वजह से उसको कल से फीवर आ रहा है। तो इस वजह से क्रांति हो रही है। चलो आंसर बताएंगे। बहुत ध्यान से सोच समझ के, गलत किसी का भी नहीं होना चाहिए। चलो देखते हैं। फंक्शनली स्पीकिंग अगर हम बात करते हैं, फंक्शनली मीन्स जो चीज होती है, देयर इज रियली वन ओशन, एक ही ओशन है। सिंस एवरी डिमार्केटेड, डिमार्केटेड मीन्स मार्क्ड, जो भी हमने ओशन मार्क किया हुआ है वो कम से कम 2 से कनेक्टेड होता है। रियलिटी क्या है कि एक ही ओशियन है जो कि कॉन्टिन्यूस है। इसका सबूत दिया गया है थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन के द्वारा, जिसको ग्लोबल ओशन कन्वेयर या ग्रेट ओशन कन्वेयर बेल्ट भी बोलते हैं, जो सी वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है सारे ओशंस में। ये जो सर्कुलेशन है ये पानी को चेंज करता रहता है डेप्थ पे, जो नीचे का पानी होता है उसको ऊपर वाले पानी से चेंज करता है, और फिर ऊपर वाले पानी को कहीं और के पानी से चेंज करता है जो कि डेप्थ से आ रहा होता है। तो बेसिकली किस मेन टॉपिक क्या है, किसके बारे में बात हो रही है? बात हो रही है थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन के बारे में। थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन क्या है? थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन कहता है कि भाई पानी को चेंज होता रहता है, तो पानी चेंज होता रहता है, तो इस थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन की वजह से क्या होता है? कॉन्सेप्ट आता है वन ओशियन का। तो बेसिकली क्या है? एक ही ओशियन है। तो जो हम बार बार कहते रहते हैं कि अलग अलग ओशियंस हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ओशियन एक ही है। तो मेन आइडिया क्या है? थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन या फिर ग्लोबल ओशन कन्वेयर या फिर ग्रेट ओशन कन्वेयर बेल्ट। रीजन है, सबूत है, किस टॉपिक का सबूत है?
ये सबूत है इस टॉपिक का कि ओशियन एक ही है। तो जो भी आपकी समरी होगी उसमें ये बात होनी चाहिए कि ये सबूत है, इसमें से कोई भी एक नाम यूज कर लो, तीनों नाम एक ही चीज के हैं, ये सबूत है। और किसका सबूत है? एक क्वेश्चन का सबूत है, तो एक क्वेश्चन के बारे में बात होनी चाहिए। चलो, बहुत सारे ओशियंस हैं, ये तो गलत लिखा हुआ है, ऑथर तो कह रहे हैं एक ही ओशियन है। सिर्फ एक ही ओशियन है एज पर द थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन। थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन के हिसाब से एक ही ओशियन है। अभी लग रहा है तो मैंने एक छोटा सा टिक लगाया। थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन को ग्लोबल ओशन कन्वेयर, द ग्रेट ओशन कन्वेयर बेल्ट भी बोलते हैं। इसके नाम बता दिए बस, वो एक ही ओशियन का सबूत है, ऐसा तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो ये नहीं हो सकता। अ ग्रेट ओशन कन्वेयर बेल्ट मतलब एक बड़ी सी बेल्ट ट्रांसपोर्ट करती है स्वेटर्स थ्रू ऑल नेम्ड ओशंस। वो ट्रांसपोर्ट करती है स्वेटर्स को, ट्रांसपोर्ट, स्वेटर्स नहीं है एक्चुअली, टाइपिंग मिस्टेक है, सी वाटर है ये। हाँ, ये एक टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, स्वेटर्स नहीं है, सी वाटर है। तो एक जो बड़ी बेल्ट है वो ट्रांसपोर्ट करती है सी वाटर को सारे ओशियन से, और इसीलिए एक ही ओशियन है। चलो, ऑथर ने रीजन भी दे दिया कि ये बेल्ट ट्रांसफर करती है सी वाटर को, इसीलिए एक ही ओशियन है। चलो, छोटा सा टिक लगा दिया। थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन जो है पानी को रिप्लेस करता है डेप्थ पे, उस पानी से जो सरफेस पे, लेकिन एक ही ओशन का रीजन है ऐसा नहीं लिखा। तो अभी मुझे दो आंसर्स लग रहे हैं, या तो बी आंसर लग रहा है या डी आंसर लग रहा है। अब इन दोनों को पढ़ो और मुझे बताओ ज्यादा अच्छी समरी कौन सी है। आप ही लोग बता पाओगे। दोनों को पढ़ो और बताओ ज्यादा अच्छी समरी कौन सी है। यहाँ पे लिखा हुआ है सिर्फ एक क्वेश्चन है इसके हिसाब से। यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि ये सी वाटर को ट्रांसपोर्ट करती है इसीलिए एक क्वेश्चन है, मतलब इसमें रीजन भी दे दिया। तो बेटर समरी कौन सी है? डी। तो आंसर इज व्हाट? डी। क्या समरी निकालना आ रहा है सभी को? यस और नो माय चैंपियंस? चलो, अगला पहले पैसेज को पढ़ेंगे सभी लोग यहां से लेकर यहां तक, और फिर 5 ऑप्शंस हैं। चलिए देखते हैं। पता है इस तरह के क्वेश्चंस करके ना आप लोगों की रीडिंग स्किल्स बहुत इंप्रूव हो जाएंगी। व्हेन इन्वेंटर्स लाइक थॉमस एडिसन, जैसे कि थॉमस एडिसन थे, जॉर्ज वेस्टिंग हाउस थे, निकोला टेस्ला थे, इन्होंने दुनिया का सबसे पहला ट्रांसमिशन ग्रिड बनाया यूएस में 1880s में। उस समय जो वोल्टेज घरों पे जाता था वो 110 वोल्ट होता था, 110 वोल्ट जाता था। ज़्यादातर चीज़ें उस समय जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलती थी, लाइट्स चलती थी इलेक्ट्रिसिटी पे, वो 110 वोल्ट पे सबसे अच्छा काम करती थी। यूएस में
अभी भी यही स्टैंडर्ड है, हालांकि जो एक्चुअल वोल्टेज होता है हमारे सिस्टम में वो थोड़ा सा बढ़ गया है। जब लोगों ने पावर ग्रिड्स बनाना स्टार्ट किया था बाकी कंट्रीज ने, उन्होंने सोचा कि हम इसमें इम्प्रूवमेंट करते हैं। तो यूरोप की जो कंपनीज हैं, उन्होंने इस बात को रियलाइज किया कि अगर वो 220 वोल्ट पे पावर देती हैं 110 वोल्ट की जगह, तो ये थोड़ी सी सस्ती पड़ जाएगी। वोल्टेज ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक कंपनीज जो है सेम पावर को कम करंट से दे पाएंगी। आप पिक्चर कर लो कि एक छोटी सी स्ट्रीम है, वो फ्लो कर रही है तेज से, कंपेयर टू अ वाइडर स्ट्रीम फ्लोइंग स्लोली। ठीक है, कम करंट जाना होगा तो तार भी पतला चाहिए होगा। उस समय कॉपर यूज होता था तार बनाने के लिए, वो महंगा होता था, तो हायर वोल्टेज की वजह से पैसा बचता था। तो हमने पूरे पैसेज को पढ़ा, हमें क्या समझ में आया? पूरे पैसेज को पढ़ के हमें ये समझ में आया कि यूएस में 110 वोल्ट की पावर दी जा रही थी, यूरोप में 220 वोल्ट की पावर दी गई। 220 वोल्ट पे पावर दी गई तो करंट कम देना पड़ा, करंट कम देना पड़ा तो सस्ता हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक वायर्स भी पतले यूज होने लग गए और कॉपर उस समय बहुत महंगा था। ऐसी सारी बातें ऑथर ने करी है। चलो अब देखते हैं कौन सी हमें सबसे अच्छी समरी लग रही है। इन्वेंटर्स जो थे जैसे कि एडिसन, वेस्टिंग हाउस, टेस्ला, वो सक्सेसफुल थे वर्ल्ड का फर्स्ट पावर ट्रांसमिशन ग्रिड बनाने में। यूरोप में, इन्होंने यूरोप में बनाया था? नहीं, इन्होंने तो यूएस में बनाया था। ये तो ए वाले को तो बाद में महापापी अवार्ड देना चाहूंगी। यूएस में बनाया था, आपने बोल दिया यूरोप में बनाया था। गलत है भाई। ट्रेडिशनली पहले क्या होता था कि जो वोल्टेज है जो घरों में जाता था वो 110 वोल्ट होता था, लेकिन अब इसकी 220 वोल्ट हो गया है। क्यों? क्योंकि ये सस्ता पड़ता है जब हायर वोल्टेज को सेम पावर को भेजने के लिए लगाते हैं। तो पहले 110 था, अब 220 हो गया, 220 सस्ता पड़ता है। चलो टिक लगाया छोटा सा। यूएस के जैसे नहीं, जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है वो पैसा बचाता है, वो हायर वोल्टेज को यूज करता है पावर देने के लिए घरों को, क्योंकि लेस करंट जो होता है वो लेस वायर मटेरियल में यूज होता है। मतलब लेस करंट होगा तो वायर मटेरियल भी कम यूज होगा। कॉपर बहुत महंगा होता है, तो ये भी लग रहा है। मैंने एक छोटा सा टिक लगाया। जो इन्वेंटर्स हैं यूएस में, वो पायनियर्स थे। पायनियर्स में सबसे पहले जो शुरू किया, तो उन्होंने पावर ट्रांसमिशन सबसे पहले शुरू किया था, लेकिन उनका जो मॉडल है उसको बाद में इम्प्रूव कर दिया गया। रशिया और इसराइल कहाँ से आ गए भाई? बात तो यूरोप और यूएस की और थी। डी वाले भी महापापी से कम नहीं है। रशिया और इसराइल कहाँ से आ गया? द एक्चुअल वोल्टेज सप्लाइड, तो जो एक्चुअल वोल्टेज सप्लाई होता है घरों में यूएस में, वो 110 से ज्यादा होता है। नहीं, 110 होता है। नहीं, बट यहाँ पे लिखा हुआ था थोड़ा सा ज्यादा होता है। 10 to bit हायर, बिकॉज होम अप्लायंसेस को ज्यादा वोल्टेज लेवल की जरूरत होती है, ऐसा तो कहीं मेंशन नहीं था, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब मेरे पास दो ऑप्शंस बचे हैं, एक मेरे पास बी ऑप्शन बचा है और एक मेरे पास सी ऑप्शन बचा है। अब मुझे देखना है बी और सी में से कौन सा सही है। चलो बी और सी को दोबारा पढ़ा। ट्रेडिशनली जो घरों में, यूएस के घरों में जो वोल्टेज आता है वो 110 है, लेकिन कहीं और की बात करें तो 220 है, क्योंकि वो सस्ता हो जाता है। चलो सी पढ़ा। यूएस में ऐसा नहीं हो। अच्छा, पता है सी में क्या लिखा हुआ है? सी वाले बच्चों को भी आज मैं महापापी अवार्ड दे ही दूंगी। सी में लिखा हुआ है यूएस नहीं चाहता कि वो पैसा बचाए। अनलाइक द यूएस, यूएस नहीं चाहता वो पैसा बचाए, बाकी दुनिया चाहती है पैसा बचाए। आपने मतलब कुछ अलग ही बात निकाल दी यूएस की। यूएस में 110 हो रहा है, बाकी कंट्रीज में 220 हो रहा है, क्योंकि 220 सस्ता पड़ता है। लेकिन इससे आपने ये बात कैसे निकाल दी कि यूएस चाहता ही नहीं है वो पैसा बचाए? अनलाइक द यूएस, यूएस नहीं चाहता वो पैसा बचाए, बाकी दुनिया चाहती है, प्रेफर करती है पैसा बचाए। अलग ही भावना लगा दी इसमें तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया। तो आंसर इज व्हाट? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। कोई पर, हाँ मैंने छोटा सा टिक लगाया था, राइट। बट जब हमने बहुत गहराई में पढ़ा तब हमें समझ में आया कि सी में क्या मिस्टेक थी। कोई परेशानी? चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। आज तो रीडिंग स्किल्स में बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा आप लोग, अगर आपने ये सारे क्वेश्चंस कर लिए तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए देखते हैं ग्रेट ब्रिटेन क्या है। एक जोग्राफिक टर्म है, मतलब एक जगह से रिलेटेड बात है। टर्म जोग्राफिक मीन्स जगह से रिलेटेड। रेफरिंग टू द आइलैंड, जो क्या कहता है, एक उस आइलैंड को रेफर करते हैं जिस आइलैंड को ब्रिटेन बोला जाता है। ये एक पॉलिटिकल टर्म भी है, पॉलिटिक्स रिलेटेड बात भी है। फॉर द पार्ट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, उस यूके के हिस्से के लिए जो यूके इंग्लैंड स्कॉटलैंड वेल्स से बना है, और इसमें बाहर के आइलैंड्स भी आते हैं जिसपे वो अपना कंट्रोल रखते हैं, जैसे कि आइल ऑफ वाइट। जो यूके है ऑन द अदर हैंड एक पूरा का पूरा पॉलिटिकल टर्म है। इट इज़ द इंडिपेंडेंट कंट्री, ये इंडिपेंडेंट कंट्री है जो कवर करती है सारे के सारे ग्रेट ब्रिटेन को, और जो उस रीजन को, जिस रीजन को क्या बोला जाता है, जिस रीजन को नॉर्दर्न आइलैंड बोला जाता है। चलिए ठीक है, अब एक एक करके समरी देखते हैं। ग्रेट ब्रिटेन में सिर्फ आइलैंड ऑफ ब्रिटेन आता है। ग्रेट ब्रिटेन में सिर्फ आइलैंड ऑफ ब्रिटेन आता है। ये तो समरी नहीं है। समरी क्या है इसकी, इस पूरे पैराग्राफ की समरी, व्हाट इज अ समरी? समरी ये है कि ग्रेट ब्रिटेन का मतलब ये है, यूनाइटेड किंगडम का मतलब ये है, मतलब ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम के बीच में डिफरेंस बताया गया है। अगर मैं इस पूरे पैसेज की समरी की बात करूं तो ग्रेट ब्रिटेन ये है, ऑन दी अदर हैंड यूके ये है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताया गया है कि इन दोनों के बीच में फर्क क्या है। चलो, तो यहाँ पे तो यूके की बात ही नहीं हुई, तो ये तो नहीं हो सकता। यूके में ये सब आता है, यहाँ पे ग्रेट ब्रिटेन की बात नहीं हुई, ये भी कंप्लीट नहीं है। ग्रेट ब्रिटेन और यूके, इनको यूज किया जाता है अलग अलग मीनिंग से। इसको यूज किया जाता है जोग्राफिक टर्म के लिए और इसको यूज किया जाता है पॉलिटिकल टर्म के लिए। चलो छोटा सा टिक लगाया। कोई डिफरेंस नहीं है, ये तो बिल्कुल ही गलत लिखा हुआ है। जो आइल ऑफ वाइट है वो किस में इंक्लूडेड है? वेल्स में इंक्लूडेड है। ये तो समरी बिल्कुल ही नहीं, ना ही इसमें ग्रेट ब्रिटेन का नाम है ना ही यूके का नाम है। तो आंसर इज व्हाट? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। कोई परेशानी किसी को? चलो अगला ट्राई करेंगे। 1 मिनट अगेन। एक बच्चे का डाउट है मैम बी क्यों नहीं, क्योंकि बी में सिर्फ यूके के बारे में बात हो रही है, ग्रेट ब्रिटेन की बात नहीं हो रही। इसमें यूके की बात नहीं हो रही, इसमें ग्रेट ब्रिटेन की बात नहीं हो रही, जबकि पैसेज तो दोनों के बारे में था। चलो नेक्स्ट। चलिए देखते हैं। अ पर्सन इज सेट टू बी एट लिबर्टी। लिबर्टी मीन्स फ्रीडम। एक इंसान के पास फ्रीडम कब होता है? इंसान के पास फ्रीडम तब होता है जब वो फ्री होता है सोचने के लिए, बोलने के लिए और एक्ट करने के लिए बिना किसी मजबूरी के। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ही कैन रन अमॉक। रन अमॉक का मतलब क्या होता है? बिल्कुल अनकंट्रोल्ड वे में चीज़ें करना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अनकंट्रोल्ड हो जाए या फिर वो ऐसे मैनर में बिहेव करे जिससे लोगों का नुकसान पहुंचे या फिर वो नाखुश हो। क्योंकि कोई लॉ नहीं है कि आप एक स्टिक को कैरी नहीं कर सकते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान हर किसी को स्टिक से मारना शुरू कर दे। हर इंडिविजुअल को फ्रीडम को अप्रिशिएट करना चाहिए जो उसे मिलता है, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वो क्या हो जाएगी? एनार्की हो जाएगी। एनार्की मीन्स जहाँ पे कोई लॉ नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी दूसरे के घर में घुस जाओ। बार्ज इनटू मीन्स बिना परमिशन के घुस जाओ। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं होता कि आप ऐसी चीजें बोलो जिससे दूसरों को दुख पहुंचे। फ्रीडम ऑफ एक्शन का मतलब ये नहीं होता कि आप दूसरों के साथ हिंसा करो। चलो,
हर इंसान के पास फ्रीडम है लेकिन कुछ लिमिट तक है। पूरा पैसेज यही कह रहा है कि हर इंसान के पास फ्रीडम है लेकिन कुछ लिमिट तक है। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को ट्रैवल करने के लिए यूज किया जाता है। लिबर्टी, फ्रीडम का मतलब है आप कुछ भी करो, नहीं ऑथर ने बोला लिबर्टी का मतलब ये नहीं होता आप कुछ भी करो, आपके ऊपर लिमिट होनी चाहिए। फ्रीडम ऑफ एक्शन जो दिया जाता है किसी भी इंसान को, वो इंसान के ओपिनियन को अफेक्ट नहीं करता है, कोई सेंस नहीं है। लॉ को मिसयूज करना या नहीं करना, वो फ्रीडम ऑफ लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ फ्रीडम, लिबर्टी का मतलब भी फ्रीडम होता है, फ्रीडम ऑफ फ्रीडम बिल्कुल ही गलत है। आंसर इज व्हाट, ऑप्शन नंबर ए। एनार्की का मतलब होता है, देखो इसमें दो रूट वर्ड्स हैं, आर्क, आर्क का मीनिंग होता है रूल, और एन का मीनिंग होता है नो। तो एनार्की का मतलब क्या हो गया, जहां पे कोई भी रूल ना हो, लॉलेसनेस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कर लिया सभी ने, चलिए डिस्कस करें। ओके लेट्स सी। एज स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स, जितने भी स्कूल्स हैं अराउंड द कंट्री, पूरी पूरी कंट्री में रोलिंग आउट मीन्स लॉन्च कर रहे हैं, और कभी कभी रोलिंग बैक, वापस ले रहे हैं जितने भी प्लान्स थे जो फॉल 2020 के सेमेस्टर में थे। क्यों? इन लाइट ऑफ द, मतलब बिकॉज ऑफ करंट कोविड-19 पैंडेमिक, इस पैंडेमिक की वजह से। तो बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं अपने ऑप्शंस को केयरफुली वे करें, मतलब बहुत सोच समझ रहे हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। अ ग्रोइंग नंबर ऑफ एपिडेमियोलॉजिस्ट, जो बहुत सारे लोग हैं डिसीज के एक्सपर्ट्स हैं, मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने सजेस्ट किया है कि स्कूल्स जो हैं डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स को कंटिन्यू करना चाहिए स्कूल्स को अगस्त और सितंबर में, जो अगस्त और सितंबर आने वाला है। लेकिन जो अमेरिकन एकेडमी है पीडियाट्रिक्स की, उसने स्टन कर दिया, हैरान कर दिया बहुत सारे लोगों को मेडिकल और एजुकेशनल रियांस में, मेडिकल और एजुकेशनल एरियाज में, जब उसने रिकमेंड किया कि बच्चे जो हैं स्कूल आ जाएं इस फॉल में, मतलब इस ऑटम सीजन में, क्योंकि वो सबसे अच्छा सीखते हैं जब वो क्लासरूम में होते हैं। कुछ ही दिन के अंदर ऑर्गेनाइजेशन ने ये जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट उन्होंने दिया था कि स्कूल में आ जाओ, उस स्टेटमेंट को वापस ले लिया, और उन्होंने बोला कि साइंस और कम्युनिटी सर्कमस्टांसेस की जो लॉजिक है और जो कंडीशंस है वहाँ पे, वो गाइड करेंगी कि कब, कहाँ और कैसे स्कूल्स रीओपन करेंगे। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ केसेस बढ़ते जा रहे हैं। चलो अब एक एक करके ऑप्शंस को देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं विच इज द राइट आंसर। ऑनलाइन लर्निंग इफेक्टिव हो सकती है
क्योंकि इमोशनल कनेक्शंस जो होते हैं स्टूडेंट्स के साथ, जब वो नहीं भी होते वो इंपॉर्टेंट है। ऑथर ने यहाँ पे ऑनलाइन लर्निंग के बारे में बात नहीं की है, ऑथर ने यहाँ बात किया है कि कोविड आ रहा है, कोविड की वजह से स्कूल्स पहले बोला गया खुलेंगे, फिर स्कूल्स बोला गया बंद हो जाएंगे, तो स्कूल किस तरीके से स्कूल्स चलेंगे या किस तरीके से एजुकेशन चलेगी उसकी बात हो रही है। तो ये तो नहीं हो सकता। देयर में वेरी वेल बी अ लर्निंग लॉस हो जाएगा अगर टेक्नोलॉजी नहीं होगी या ट्रेनिंग नहीं होगी जिससे कि प्रोग्राम ऑनलाइन काम कर पाए, क्योंकि बच्चे सबसे अच्छा सीखते हैं जब वो क्लासरूम में होते हैं। टेक्नोलॉजी की कमी के बारे में तो ऑथर ने कहीं बात ही नहीं करी है कि टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो नुकसान होगा, ऐसा ऑथर ने कहीं भी नहीं बोला है। टेक्नोलॉजी की कमी की बात तो कहीं भी नहीं हुई है, तो ये भी नहीं हो सकता। देयर मे बी अ लर्निंग लॉस, ये तो बिल्कुल सेम कॉपी हो गया है ना। लर्निंग लॉस हो जाएगा अगर जो राइट टेक्नोलॉजी है या ट्रेनिंग है वो अवेलेबल नहीं है। ये तो सेम ही लिखा हुआ है, बस अलग तरीके से लिखा हुआ है, बात तो सेम ही लिखी हुई है, तो ये भी नहीं हो सकता। गिवन द एवर चेंजिंग सिचुएशन रिगार्डिंग द नोवेल कोरोना वायरस, तो ये जो कोविड आया है इसके वजह से तो सिचुएशन चेंज हो रही है, ऐसे चांसेस हैं कि जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं और जो एजुकेटर्स हैं वो कंटिन्यू करेंगे कि क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं रिमोट एजुकेशन इनिशिएटिव्स के, कि लोग अपने घरों से जाके पढ़ें फॉर सम टाइम टू कम, जो आगे आने वाला समय। यहाँ पे स्कूल्स की तो बात ही नहीं हुई, पूरे पैसेज की समरी में तो स्कूल्स तो मेंशन नहीं था कि स्कूल्स ने पहले बोला खोल दो फिर बोला बंद कर दो, तो स्कूल्स की तो कोई बात ही नहीं हुई, तो ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर इज व्हाट, आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ द अबव। इनमें से कोई भी समरी नहीं। कोई परेशानी किसी को? कर दिया पाप? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम हमने इन्फर कर लिया, एजुकेटर्स लिखा हुआ है तो एजुकेटर्स तो स्कूल वाले ही होंगे। एजुकेटर्स लिखा हुआ है, एजुकेशन इनिशिएटिव लिखा हुआ है, तो हमने क्या किया, इन्फर कर लिया कि इसका मतलब स्कूल की बात तो हो ही गई। चलो मैं अपने आप को थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ। आप लोगों को पढ़ने में दिक्कत हो रही है क्या ये? इसको ना मैं आपको दूसरी तरीके से दिखा देती हूँ, है ना, तो आपके लोगों के लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा जिन लोगों को पढ़ने में दिक्कत हो रही है। हाँ, मैं आपको सिर्फ इसका पहले पैसेज दिखा देती हूँ और फिर क्वेश्चन क्वेश्चन दिखा देती हूँ, ऐसा कर देती हूँ। एक सेकंड दो मुझे। अब ठीक है, चलो। एक सेकंड, ये नहीं है, ये है। एक मिनट, हाँ। चलो। क्या आप फॉन्ट साइज ठीक है?
चल समझते हैं, बहुत प्यारी वोकैब है इसमें तो उसको भी समझेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एंजेंडरिंग, एंजेंडरिंग मीन्स प्रोड्यूसिंग। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या लेके आ रही है, किस चीज को जन्म दे रही है? अ पैराडिग्म शिफ्ट, एक बहुत ही एग्जाम्पलरी शिफ्ट, एक बहुत ही बड़ा चेंज लेके आ रही है बिजनेस की स्ट्रैटेजीज में। अशरिंग इन मीन्स ब्रिंगिंग इन, क्या लेके आ रही है? अनपैरेलल्ड, अनपैरेलल्ड मीन्स अनमैच्ड, जो किसी से मैच ही ना होता हो, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स बदलाव लेके आ रही है। लेवरेजिंग, लेवरेजिंग मीन्स यूजिंग, इंट्रिकेट मीन्स कॉम्प्लेक्स, तो यूजिंग कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स, हमने कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स यूज किया। सोफिस्टिकेटेड, सोफिस्टिकेटेड मीन्स बहुत ही रिफाइंड, बहुत ही हाई लेवल मशीन लर्निंग टेक्निक्स को यूज करते हुए कंपनीज जो है मेटिकुलसली, मेटिकुलसली मीन्स केयरफुली, कंपनीज जो है केयरफुली स्क्रूटनाइज कर सकते हैं, स्क्रूटनाइज मीन्स जांच कर सकती हैं, वास्ट मीन्स बहुत बड़े बड़े ह्यूज, डेटा सेट्स की, डेटा सेट्स मीन्स डेटा के कलेक्शन की, एक्सट्रैक्टिंग वहां से निकाल सकती हैं, प्रोफाउंड मीन्स गहरी, डीप, इनसाइट्स मीन्स नॉलेज, तो वहां से बहुत गहरी नॉलेज निकाल सकती हैं इनटू कंज्यूमर कंपोर्टमेंट, कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा है, और मार्केट नुएंसेस, नुएंसेस मीन्स वेराइटी या शेड्स मीन्स गहराई में जा सकती है। एआई के ड्रिवन प्रिडिक्टिव एनालिसिस, प्रिडिक्टिव मीन्स हम पहले से ही पता लगा लें कि क्या होने वाला है। ये एम्पावर करता है, सशक्त बनाता है एंटरप्राइजेस को, कंपनीज को, कि वो फॉर्मुलेट बन कर पाए जुडिशियस, बहुत ही लॉजिकल, डेटा के हिसाब से डिसीजन ले पाए, फ्रेमवर्क को अच्छा बना पाए, और कस्टमर एक्सपीरियंस को एलिवेट मीन्स इंक्रीज कर पाए टू अनप्रेसिडेंटेड, अनप्रेसिडेंटेड जैसे पहला कभी नहीं देखा गया हो, एक्सलेंस मीन्स रैंक्स, तो हम उन ऊंचाइयों पे पहुंच जाए जहां पे हम पहले कभी नहीं पहुंचे थे। ऑटोनॉमस मीन्स इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट चैटबॉट्स जो होते हैं और जो वर्चुअल असिस्टेंट्स मीन्स हेल्पर्स जो होते हैं, जो अंडरपिन किए गए, सपोर्ट करता है इनको, कौन सपोर्ट करता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सपोर्ट करती है, वो ऑर्केस्ट्रेट करते हैं, ऑर्केस्ट्रेट मीन्स प्रोड्यूस करते हैं, सुपरलेटिव मीन्स बहुत ही बढ़िया कस्टमर सर्विस, फर्निशिंग, फर्निशिंग मीन्स प्रोवाइड करते हैं, देते हैं, बी-स्पोक इंटरैक्शंस, बी-स्पोक का मीनिंग क्या होता है? यूजर के हिसाब से, तो यूजर के हिसाब से वो बातचीत करते हैं, राउंड द क्लॉक मीन्स पूरे टाइम 24 घंटे। फर्दर मोर, और इंफॉर्मेशन ऐड करते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑगमेंट करती है, ऑगमेंट मीन्स इंक्रीज करती है सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स को, लॉजिस्टिक्स मीन्स सामान जाना और आना, तो वो पूरी पूरी लॉजिस्टिक्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करती है? ऑगमेंट करती है, इंक्रीज करती है। और क्या करती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? कैसे करती है? बाय फैसिलिटेटिंग, फैसिलिटेटिंग मीन्स मदद करती है, प्रेसियंट, प्रेसियंट मीन्स पहले से ही आप पता लगा लो, ये वर्ड बना है प्री, प्री मीन्स बिफोर, साइंस मीन्स नॉलेज, पहले से ही आपको नॉलेज मिल जाए, डिमांड फोरकास्टिंग की डिमांड कितनी होने वाली है, प्रिडिक्टिव, आप पहले से ही वो चीजों को फॉलो कर लो, कर्टेलिंग मीन्स कम कर देते हैं, एक्सपेंडिचर इज खतरा, खर्चा, खर्चा कम कर देते हैं, एंड ऑगमेंटिंग, ऑगमेंटिंग मीन्स इंक्रीज कर देती है ऑपरेशनल एफिकेसी, एफिकेसी मीन्स एफिशिएंसी, आप कितना अच्छा काम कर रहे हो। इन द रियल्म ऑफ मार्केटिंग, अगर हम मार्केटिंग के एरिया की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फाइन ट्यून करती है, मीन्स और अच्छा बनाती है टारगेटिंग स्ट्रैटेजीज को, जिस तरीके से हमें टारगेट करना है चीज़ों को, इंश्योर करती है, गारंटी लेती है हाइपर पर्सनलाइज एडवर्टीजमेंट, कि इंसान के हिसाब से उसको एडवर्टीजमेंट दिखे, जो टेलर हो मीन्स कस्टमाइज्ड हो, उसके हिसाब से बने, किसके हिसाब से बने? इंडिविजुअल कंज्यूमर्स के हिसाब से बने, और देयर बाय मीन्स एज द रिजल्ट ऑफ, और इसकी वजह से क्या हो? मैक्सिमाइज हो जाए, बढ़ जाए एंगेजमेंट मैट्रिक्स में, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस एडवर्टीजमेंट में इंटरैक्ट करें, उसको देखें और उससे इन्फ्लुएंस हो। साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली मीन्स साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फोर्टिफाई करती है, मीन्स स्ट्रॉन्ग बनाती है साइबर सिक्योरिटी के अपैरेटसेस को, अपैरेटसेस का मीनिंग क्या है? इक्विपमेंट, तो सिक्योरिटी के जितने भी इक्विपमेंट हैं उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्ट्रॉन्ग बनाती है, डिसर्न करती है, डिसर्न मीन्स क्लियर कर देती है, इंटीग्रेट मीन्स कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स जो हैं उनको डिसर्न करती है, उनको समझती है, क्लियर करती है रियल टाइम में,
और क्या करती है, फोर्टिफाइंग, स्ट्रॉन्ग बना देती है। इम्प्रेग्नेबल, इम्प्रेग्नेबल मीन्स जिसको ब्रेक नहीं कर सकते। बलवर्क्स मीन्स प्रोटेक्शन, तो ऐसा प्रोटेक्शन होता है जिसको कोई तोड़ नहीं सकता, ऐसी सिक्योरिटी होती है जिसको कोई तोड़ नहीं सकता, और उस सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग बना देती है। जो सिक्योरिटी किसके खिलाफ होती है, पोटेंशियल मीन्स जो आ सकते हैं, थ्रेट्स मीन्स खतरे, जो खतरे आ सकते हैं। एम्ब्रेसिंग, एम्ब्रेसिंग मीन्स अपना लेना। अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपना लेते हैं तो हेराल्स, हेराल्स मीन्स ये सिग्नल देता है किस चीज़ का, नॉट ओनली अ रिनाइसेंस इन इनोवेशन, की एक बहुत बड़ा बदलाव आता है इनोसेंस में, बहुत बड़ा चेंज इनोवेशन में। इनोवेशन मीन्स कुछ नया करना, बट ऑल्सो बट ये क्या भी करता है, एम्पलीफाई करता है, बढ़ा देता है। क्या बढ़ा देता है, कॉम्पिटिटिव प्रोवेस, ओवरऑल कॉम्पिटिटिव पावर को बढ़ा देता है। रेंडरिंग, रेंडरिंग मीन्स प्रोवाइड करता है इसको क्या, इनडोमिटेबल, इनडोमिटेबल जिसको कोई हरा नहीं सकता। लिंचपिन मीन्स मेन एलिमेंट, तो ये एक मेन एलिमेंट बन जाता है जिसको कोई हरा नहीं सकता। कॉन्टेम्पररी मीन्स मॉडर्न, आज की बिजनेस की स्ट्रैटेजीज में। इंडस्ट्रीज को एक शेप देता है और स्कल्प्ट करता है मीन्स बनाता है। इंट्रिकेट मीन्स कॉम्प्लिकेटेड, कॉन्टूर्स, कॉन्टूर्स मीन्स बाउंड्रीज, तो कॉम्प्लिकेटेड बाउंड्रीज को बना देता है। ग्लोबल इकोनॉमिक मिलियो, मिलियो मीन्स एनवायरनमेंट, तो दुनिया भर का जो एनवायरनमेंट है, ग्लोबल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, उसकी बाउंड्रीज को ये क्रिएट करता है। तो पूरा पैसेज मजेदार था, मजा आया। पता है मुझे ऐसा लग रहा है सारे हिंदू के एग्जामिनर के फेवरेट वर्ड्स एक ही पैसेज में आ गए। तो पूरा का पूरा पैसेज क्या कह रहा था, पूरा का पूरा पैसेज कह रहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या क्या करता है। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्वेश्चन देखना है। मुझे लग रहा है वोकैबुलरी की जो क्लास थी आज वो इसी में कवर हो गई, है ना, इतने सारे वर्ड्स। अच्छा परेशान मत हो, मैं इसका डॉक्यूमेंट भी दूंगी आज आपको ना, परफेक्शन की वोकैब का आपको डॉक्यूमेंट मिलता है, तो सारे वर्ड्स ऑटोमेटिकली उसमें भी आ जाएंगे। तो देखते हैं भाई कौन सी वाली समरी है, किसने बहुत अच्छे से बताया, पूरे के पूरे समराइज किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उस इज हेल्ड एज, कहा जाता मतलब उसको माना जाता है कि वो एक रेवोल्यूशनरी फोर्स है बिजनेस स्ट्रैटेजीज में। प्राइमरली फोकसिंग, उसका मेन फोकस वेदर पे है। प्राइमरली मीन्स मेनली, क्या उसका मेन फोकस वेदर फोरकास्टिंग पे ही है, क्या ऐसा कहीं लिखा हुआ है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मेन फोकस वेदर फोरकास्टिंग टेक्निक्स को बढ़ाने में है? मेन फोकस वेदर पे है? नहीं। बिजनेसेस जो हैं इंक्रीजिंगली शिफ्ट हो रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एफिशिएंसी है कि वो कंज्यूमर बिहेवियर को एनालाइज कर सकता है, मार्केट ट्रेंड को एनालाइज कर सकता है, लीडिंग टू जिसकी वजह से कस्टमर सेटिस्फैक्शन ड्विंडल हो रहा है। ड्विंडल मीन्स कम हो रहा है। बताओ क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से कस्टमर सेटिस्फैक्शन कम हो रहा है? ये तो उल्टा लिखा हुआ है। ऑपरेशनल ऑप्टिमाइजेशन, ऑपरेशंस अच्छे से हो, वो चीज़ खराब हो रही है? नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तारीफ की गई थी, टोन से भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव टोन थी ऑथर की, नेगेटिव तो कहीं भी नहीं थी। द पैसेज डिस्कसेस, पैसेज डिस्कस करता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट है आज की बिजनेस स्ट्रेटजीज में, जो क्या हो जाती हैं, पुरानी हो जाती हैं, ऑब्सोलीट हो जाती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनको पुराना कर देता है, ऑब्सोलीट मीन्स आउटडेटेड कर देता है। तो मॉडर्न बिजनेस टेक्निक्स को, स्ट्रैटेजीज को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पुराना कर रहा है। महापापी अवार्ड, इसकी भी टोन नेगेटिव थी। चलो, जो इंट्रिकेट एल्गोरिथम्स हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड एल्गोरिथम्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, वो बिजनेस में बहुत बड़ा बदलाव लेके आ रही हैं, ऑपरेशंस को अच्छा कर रही हैं, कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा कर रही है, साइबर सिक्योरिटी को स्ट्रांग बना रही है, जिसकी वजह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट बन रही है आज मॉडर्न स्ट्रैटेजीज में, और वो इंडस्ट्रीज को शेप कर रही है। बिल्कुल सही। करेक्ट समरी क्या है? द राइट समरी इज ऑप्शन नंबर डी। कोई परेशानी किसी को किसी भी प्रकार की? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 minute with all of you. मैम एरर और डिस्क्रिप्टिव कब होगा? इस वीक नहीं हुआ ना आपका एरर और डिस्क्रिप्टिव? सॉरी, एरर तो हो गया, डिस्क्रिप्टिव नहीं हुआ ना इस वीक, तो कल हम डिस्क्रिप्टिव करेंगे। कल फ्राइडे है ना, तो वील डू डिस्क्रिप्टिव टुमारो।
डोंट वरी, एक वीक में होगा ज़रूर। डिस्क्रिप्टिव भी होगा एक वीक में एक बार, एरर तो आपका सैटरडे हो ही जाता है, एरर भी होगा और वोकैब भी होगा, तीनों होंगे। चलो नेक्स्ट। आज वोकैबुलरी बहुत हार्ड है मैम। अच्छी बात है, जितनी बार आपके सामने वोकैब आएगी उतनी बार आपको वो वर्ड याद होगा। चलिए देखते हैं। द साइकोलॉजी ऑफ कलर, कलर को लेके जो हमारी साइकोलॉजी है, जिस तरीके से हम सोचते हैं, कॉन्स्टिट्यूट्स, ये भी एक पूरा का पूरा मल्टी डिसिप्लिनरी जिसमें बहुत सारी फील्ड्स हो, ये पूरा का पूरा डोमेन ऐसा एरिया है जो डेल्व करता है, जो गहराइयों में जाता है इन दी सटलिटीज मीन्स एक तरीके से डिफरेंसेस, उसकी गहराइयों में जाता है। ऑफ हाउ क्रोमैटिक मीन्स कलर से रिलेटेड जो स्टिमुलाई होता है, स्टिमुलाई मीन्स जो रिएक्शन, जो हमारे सामने इन्वायरमेंट आता है और फिर हम स्टिमुलाई से रिएक्शन देते हैं, तो कलर का जो इन्वायरमेंट आता है वो किस तरीके से हमारे ऊपर एक इन्फ्लुएंस डालता है, हमारे इमोशन पे इन्फ्लुएंस डालता है, हम किस तरीके से बिहेव करते हैं उस पर कलर एक इन्फ्लुएंस डालता है, हमारी डिसीजन मेकिंग पे इन्फ्लुएंस डालता है। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और एक बहुत ही कैप्टिवेटिंग मीन्स अट्रैक्टिव एरिया है इंक्वायरी का, जो कहता है कि इसके बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम, बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं ऐसी फील्ड्स में, जैसे कि मार्केटिंग में, डिजाइन में और साइकोलॉजी में। वन ऑफ द मोस्ट फर्मली स्टैब्लिश डिस्कवरीज, एक बहुत ही अच्छे से जो स्टैब्लिश्ड है, मतलब प्रूव्ड है डिस्कवरी कलर की साइकोलॉजी की, वो क्या है, वो इस बात पे सेंटर करती है, इस बात को मेन बताती है कि डिस्टिंक्ट ह्यूज मीन्स कलर्स, अलग अलग रंग जो होते हैं उनसे अलग अलग हमारा इमोशनल रिस्पॉन्स आता है, हम अलग अलग तरीके से उन पर रिएक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो रेड कलर होता है, ह्यू मीन्स कलर, तो जो रेड कलर होता है वो फ्रिक्वेंटली किस चीज से एसोसिएटेड होता है, जब हम बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं। आयर मीन्स गुस्सा, एक्सिलरेशन मीन्स खुशी, फरवर मीन्स पैशन, तो जब हम बहुत गुस्से में होते हैं, खुशी में होते हैं, पैशनेट होते हैं, तो रेड कलर लिंक्ड होता है। जबकि जो कलर ब्लू होता है वो कनेक्टेड होता है फीलिंग्स ऑफ मेलनकोली, जब हम दुखी होते हैं या शांत होते हैं एकदम, तो ब्लू कलर कनेक्टेड होता है। ये जो कनेक्शंस हैं ये क्या डालते हैं, एक बहुत ही पोटेंट मीन्स पावरफुल इम्पैक्ट डालते हैं कि किस तरीके से हम रिस्पॉन्ड करते हैं और किस तरीके से हम समझते हैं अलग अलग कंडीशंस को। कंपनीज ने इस्तेमाल किया है इस तरह के रेवलेशंस का, जो ये स्टडी ने बताया है, कंपनीज ने इस चीज़ को इस्तेमाल किया है जिससे कि वो कंज्यूमर के बिहेवियर को चेंज कर पाए। तो बेसिकली पूरे पैराग्राफ में सिर्फ एक ही बात दे रखी थी कि कलर जो है हमारे इमोशंस को, हमारे बिहेवियर को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है।
व्हील्ड का मीनिंग होता है किसी चीज के ऊपर कोई चीज व्हील्ड, जैसे व्हील्ड पावर के लिए यूज करते हैं, उसने पावर को व्हील्ड किया, मतलब पावर को एक्सर्ट किया, एक्सर्ट कह सकते हैं किसी के ऊपर कोई चीज डालना। चलो देखते हैं। द इमोशनल रिएक्शंस, जो इमोशनल रिएक्शंस एलिसिट मीन्स जनरेट होते हैं, इमोशनल रिएक्शंस अलग अलग ह्यूज से, ह्यूज का मतलब क्या, अलग अलग कलर से जो अलग अलग क्या आता है, इमोशनल रिएक्शन आता है, आर परसीव्ड एज, उसको हम क्या मानते हैं कि ये कैप्रिशियस होता है। कैप्रिशियस का मीनिंग क्या होता है, कैप्रिशियस उन लोगों को बोलते हैं जो लोग क्या करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी इमोशंस चेंज करते हैं। तो इमोशनल रिएक्शंस क्या होते हैं, कैप्रिशियस होते हैं, मतलब चेंज होते रहते हैं, और बहुत अच्छा खासा इन्फ्लुएंस की कमी नहीं होती ह्यूमन बिहेवियर पे, मतलब उनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। और इसकी वजह से ये जो एरिया है ये इनकॉन्सिक्वेंशियल है। इनकॉन्सिक्वेंशियल मीन्स कोई इम्पैक्ट ही नहीं डालता। क्या ये एरिया कोई इम्पैक्ट नहीं डालता मार्केटिंग में? तो उल्टा लिखा हुआ है। ऑथर तो कह रहे हैं कि ये जो एरिया है ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, ये जो एरिया है ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है मार्केटिंग में, डिज़ाइन में। तो ये तो बिल्कुल ही उल्टा दे रखा है। इनकॉन्सिक्वेंशियल नहीं, इंपॉर्टेंट है भाई। इनकॉन्सिक्वेंशियल का मीनिंग होता है बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो, जो कलर साइकोलॉजी का जो डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन में जो एरिया है कलर साइकोलॉजी का, वो गहराइयों में जाता है कि किस किस अलग अलग तरीके से अलग अलग रंग जो होते हैं वो अलग अलग तरह का इमोशन जनरेट करते हैं, और इसकी वजह से इसका बहुत ही गहरा इम्पैक्ट पड़ता है इंसान के बिहेवियर पे और इंसान की डिसीजन मेकिंग पे। चलो, इंसान के बिहेवियर पे, इंसान के इमोशन पे, इंसान की डिसीजन मेकिंग पे अलग अलग रंग का अलग अलग इम्पैक्ट पड़ता है। ये तो ऑथर ने चीख चीख के बोला है, टिक लगाया। कलर साइकोलॉजी जो होती है उसकी बहुत ही प्रेगमेटिक, प्रेगमेटिक मीन्स बहुत प्रैक्टिकल होता है रियल वर्ल्ड में। इमोशन रिएक्शंस जो आते हैं अलग अलग कलरों से, उनके अंदर इन्फ्लुएंस नहीं होता। डिवॉइड मीन्स खाली होना, वो इन्फ्लुएंस नहीं करते ह्यूमन बिहेवियर को, ये भी उल्टा लिखा हुआ है। डिवॉइड मीन्स खाली होना, इन्फ्लुएंस नहीं करते, नहीं भाई इन्फ्लुएंस करते हैं, तो ये भी गलत हो गया। तो जो अलग अलग कलर्स, रेड और ब्लू का जो अलग अलग मैनिफेस्टेशन होता है, अलग अलग जो उनका इम्पैक्ट पड़ता है, खाली होता है इमोशनल कनेक्शन से। डिवॉइड मीन्स खाली है, उसके अंदर कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं है। कॉनोटेशन मीन्स उसका कोई रेफरेंस नहीं, इमोशन से नहीं है, ये भी उल्टा लिखा हुआ है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर इज व्हाट, ऑप्शन नंबर बी। मैम एक शब्द डिवॉइड ने खेल बदल दिया। तीनों ही लाइनों में एक एक वर्ड था जिसने खेल बदल दिया था। पहली लाइन में वो वर्ड था इनकॉन्सिक्वेंशियल, दूसरी लाइन में वो वर्ड था डिवॉइड, और इसमें भी वो वर्ड था डिवॉइड। तीनों की टोन चेंज हो गई। एक बार आगे भी समझ लेते हैं। दस रेलिगेटिंग देम, वैसे आज वोकैब की भी क्लास है तो वोकैब इसी में हमारी कवर हो रही है बहुत अच्छे से। रेलिगेट का मीनिंग क्या होता है, किसी को लोअर रैंक दे देना, किसी का डिमोशन कर देना, किसी की वैल्यू कम कर देना, उसको बोलते हैं रेलिगेट करना। तो ये रेलिगेट कर देते हैं, इररेलेवेंस की स्टेट हो जाती है, कोई रेलिवेंस नहीं रहता किसके अंदर, कॉम्प्लिकेटेड फ्रेमवर्क के अंदर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का। तो वही कह दें कि कलर का कोई रेलिवेंस नहीं रहता। ये भी मजा आया आज के सेशन में। डिड यू एंजॉय टुडेज सेशन? वोकैब को रटना नहीं है बेटा, सबसे पहले तो इस चीज को भूल जाओ कि वोकैब को रटना है, बिल्कुल भी नहीं रटना वोकैब को। परफेक्शन में आते जाओगे, एक एक वर्ड इतनी इतनी बार रिपीट होता जाएगा, अपने आप वोकैब याद हो जाएगी एग्जाम तक। वोकैब को रटने की कोशिश करोगे कभी याद नहीं होगी। वोकैब को सिर्फ रीड करना होता है, जितनी बार रीड करोगे उतनी स्ट्रांग हो जाएगी। यस, चलो अब एक क्वेश्चन होमवर्क दे रही हूँ। सो ये क्वेश्चन सभी के लिए होमवर्क क्वेश्चन है, सभी लोग इस क्वेश्चन को करके लाएंगे और इसको हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। कल फ्राइडे का दिन है, तो कल सबसे पहले तो हम मिक्स्ड क्वेश्चंस करेंगे। मिक्स्ड क्वेश्चंस का आप लोगों को बहुत इंतजार रहता है, इसलिए हम वीक में 2 दिन मिक्स्ड क्वेश्चंस करते हैं, वेंसडे को और फ्राइडे को। तो कल सबसे पहले हम मिक्स्ड क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद हम डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करेंगे। आई होप आप सभी को जो परफेक्शन से उम्मीदें थी वो पूरी हो रही हैं। जिन उम्मीदों के साथ आपने परफेक्शन बैच लिया था, मेरी पूरी पूरी कोशिश यही है कि जो भी बच्चा परफेक्शन में आया है उसकी इंग्लिश इतनी सी भी कमज़ोर ना रह जाए। बट उसके लिए मुझे आपसे एक चीज़ चाहिए, और वो क्या, कि एक तो आप मुझे फीडबैक बताते रहेंगे, क्योंकि मेरे लिए भी एक मोटिवेशन होना चाहिए कि आप लोग
कि कैसे मार्क्स आ रहे हैं, कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। एक तो सभी लोग मुझे फीडबैक देते रहेंगे, और एक दूसरी चीज़ जो मुझे चाहिए, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे किसी दिन बिल्कुल ही समझ ना आए, किसी दिन सर में गंदा वाला दर्द ही क्यों ना हो रहा हो, लेकिन एक सिंगल डे ऐसा मिस नहीं होना चाहिए जिस दिन परफेक्शन ना हो। एक सिंगल डे ऐसा नहीं होना चाहिए। 5% समझो, 10% समझो, 15% समझो, इस बात को गारंटी के साथ कह सकती हूँ, अगर परफेक्शन का रोज 10% भी रोज समझोगे ना, तब भी इंग्लिश कहाँ से कहाँ हो जाएगी। 100% समझ के तो अलग ही लेवल पे जाएगी, लेकिन अगर परफेक्शन का 10% भी रोज समझ में आएगा ना, तो भी इंग्लिश का लेवल कहाँ से कहाँ हो जाएगा, क्योंकि परफेक्शन इज टॉप नॉच लेवल। चाहे वो कैब हो, चाहे रीडिंग हो, चाहे स्किमिंग हो, चाहे ग्रामर हो, सब पे फोकस है। और यही चारों चीजें सीख ली तो इंग्लिश कंप्लीट है। तो हर चीज पे फोकस है। ठीक है, चलिए सेशन एंड करते हैं। 3 सेंटेंस सभी लोग मिलके बोलेंगे, 1 2 3 एंड गो। English is a very easy language. I am very good at English and I'll definitely get my dream job. Thank you everyone. Bye bye. Take care. Stay blessed and